हेलो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि सबको आवाज़ आ रही है। कोई आवाज़ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? जी ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So my name is Mohammed Dr. Mohammed Rais Anis. I'm a registrar neurosurgery department, Aziz Bhatti Teaching Hospital, Gujarat. So I have done my neurosurgery training. तो मेरा मेन कंसर्न था, एकेडमी का भी कंसर्न था कि हम सीटी स्कैन ब्रेन को जो है वो इंटरप्रिटेशन करें विद रिस्पेक्ट टू न्यूरो ट्रॉमा। क्योंकि बहुत से कुलीग्स हैं, आप में कुछ रेडियोलॉजी के होंगे, कुछ न्यूरो के होंगे, कुछ मेडिसिन के होंगे, तो हम डेली बेसिस पे हमें इमरजेंसी के अंदर हेड इंजरी का सामना करना पड़ता है। सो हम सारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसिक जो है वो नॉलेज हो इस चीज़ का, हेड इंजरी का, और थोड़ा सा सीटी स्कैन का बेसिक। ऑल्दो कि ये सेशन 40 या 45 मिनट्स का होगा, उसमें हम सब कुछ तो नहीं कंप्लीट कर सकते, बट हमें एटलीस्ट उसके बेसिक्स का अंदाज़ा हो जाए। सो हम जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मेन टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, थोड़ा सा सीटी स्कैन ब्रेन को पढ़ेंगे, तो उसकी नॉर्मल जो है बेसिक एनेटमी को थोड़ा सा देखेंगे, और साथ में फिर उसकी पैथोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू न्यूरो ट्रॉमा, जो न्यूरो सर्जरी के अंदर पेशेंट्स आपको नज़र आते हैं, उनको देखेंगे। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूं, ताकि हमारे वो से जूनियर कोलीग्स भी हैं, ठीक है, कुछ मेरे सीनियर भी होंगे, कुछ मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, लेकिन जितनी मेरी कोशिश है उसमें मैं उसको जितना सिंप्लीफाई करके या अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जितना बता सकता हूँ वो बता सकूँ। सो इंट्रोडक्शन हो गया है, हम इससे आगे चलते हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर प्लेस एकेडमी, ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये प्लेटफॉर्म है जो जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और थोड़ा सा नॉलेज डिलीवर कर सकूं अपने जूनियर्स को रिगार्डिंग न्यूरो सर्जरी और हेड ट्रॉमा। सो ये डॉक्टर प्लेस एकेडमी जो है वो हेल्प कर रही है, ठीक है, इस लिहाज से कि सबको नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके। इनके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल भी है, तो वहाँ पर फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ कुछ जो हैं वो पेड हैं, ठीक है, तो आप अपनी स्पेशलिटी के हवाले से देख सकते हैं टॉपिक्स। और सेकंड जो इनके फाउंडर्स हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैफा, ये प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर हूर अब्बास जैदी सीईओ हैं। तो थैंक्स टू देम कि इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है कि जिससे जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है सेशन या फिर नॉलेज ट्रांसफर होता है। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। थोड़ी सी बेसिक एनेटमी की तरफ जाएंगे, उसकी रीज़न ये है कि हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए ताकि जो है हम आगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को पढ़ सकें। सो मोस्टली लोगों को ये अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि ये लोब्स हैं, ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का फ्रंटल लोब है जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये फ्रंटल एरिया है। इसको ये जो रेडिश कलर में ये फ्रंटल जोन या फ्रंटल लोब कहते हैं इसको। इससे पीछे ये जो ब्लूइश एरिया नज़र आ रही है प्राइटल है, और ये ओसिपिटल रीजन होता है, और दिस इज टेम्पोरल रीजन, एंड दिस इज सेरिबेलम। सो ये छोट एनेटमी है इसकी। नेक्स्ट ये जो तस्वीर लगाई गई है ये मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कहने का मतलब है कि दिमाग को दरमियान से कट किया हुआ है, कट करके पोर्शन में दिखाया गया है। सो इस तस्वीर को लगाने का मकसद मेरा ये था कि जब हम सीटी स्कैन को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कहते हैं कि लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये किधर है। सो उसमें ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टम में हमारा सीएसएफ होता है। सीएसएफ एक पानी है, ठीक है, जो डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 450 to 550 ml अप्रोक्सीमेटली बन रहा होता है, और 150 ml जो सा है वो पीछे रहता है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो ये उसके लैटरल वेंट्रिकल्स दिखाए गए हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये आगे फर्दर फोर्थ वेंट्रिकल है। सो सीटी स्कैन के अंदर जब स्लाइसिस लिए जाते हैं तो वो ऊपर नीचे से लिए जा रहे होते हैं ऐसे। सो सबसे पहले आपको उसका ब्रेन स्टेप नजर आता है,
फोर्थ वेंट्रिकल नजर आता है, देन थर्ड वेंट्रिकल आता है, और इन द एंड जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा आपको इसका जो है वो लैटरल वेंट्रिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। सो सीटी की हिस्ट्री थोड़ी सी है कि ये जो कैट स्कैन है या सीटी स्कैन है, ये जो इन्वेंट किया था ये इंजीनियर थे गॉडफ्रेडरे एन हाउंसफील्ड। इन्होंने 1969 के अंदर इन्वेंट किया था और 1971 के अंदर पहला सीटी स्कैन हुआ था, और 1979 के अंदर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सो बेसिकली जो सीटी स्कैन है ये रेज हैं, ठीक है। जो एक्सरे है उसको अगर आप रेस को 300 एक्सरेज की रेस को किया जाए तो एक रे जो सी है वो सीटी स्कैन की रेस के बराबर हो जाती है। सो हेयर कम्स द थिकनेस ऑफ स्लाइसिस। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे जाकर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो सीटी स्कैन कट्स होते हैं, जो कट्स लिए जाते हैं, अब मैं यहाँ पर, सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक बनाने लगा हूँ, ये समझ लें कि एक स्कल है, ठीक है। और सीटी स्कैन के ऐसे कट्स हो रहे हैं, ऐसे वो जो है ना सीटी स्कैन अपनी कट्स लेकर डिफरेंट कट्स में हमें दिखा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक बिल्डिंग है और उसके अगर 15 फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो ईच फ्लोर जोन सा है वो समझ लें कि कट रहा है, ईच फ्लोर नजर आ रहा है, तो ये समझ लें कि ये पूरा का पूरा स्कल है और इसके डिफरेंट नीचे से कटिंग हो रही है फ्लोर्स की। तो ऐसे ही जो है ना ये सीटी स्कैन अपनी जो है ना इमेज जनरेट करता है। सो ये जो ईच स्कैन के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो आपका या तो 5 मिलीमीटर का या 10 मिलीमीटर का कट्स होते हैं, इनको हम कट्स कहते हैं। तो इसको जाके फर्दर मेरे पास स्काउट फिल्म होगी, उससे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकूंगा, वो आगे जाके हम देख लेते हैं। सो इसमें वैसे दो किस्म के सीटी स्कैन होते हैं। एक तो प्लेन होता है जो कि हम लोग ईआर के अंदर इमरजेंसीज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और सेकंड जो सा है वो इंट्रावेनस जो कंट्रास्ट के साथ दिया जाता है। कंट्रास्ट के साथ आजकल बहुत रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि एमआरआई की फैसिलिटी आ गई है, बट फिर भी जहाँ पर एमआरआई की फैसिलिटी मौजूद ना हो वहाँ पर आप इंट्रावेनस कंट्रास्ट के तौर पे ट्यूमर्स की सूरत में और सेरेब्रल इन्फेक्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट जो सा है ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि डेंसिटीज, जिनको इस चीज़ का आइडिया है कि सीटी स्कैन के ऊपर हम जो भी ब्लैक कलर और ग्रे कलर को देखते हैं ना उसको हम डेंसिटी का नाम देते हैं। सो डेंसिटी ऑन अ सीटी स्कैन, सो कुछ हाइपो डेंसिटी होती है या और हाइपर डेंसिटी होती है। सो ये बोन का कलर देखें आपको वाइट नजर आ रहा है, एयर का कलर हमेशा सीटी स्कैन के ऊपर आपको ब्लैक ही नजर आएगा, और जो ब्रेन का कलर है इसके बीच में आपको नजर आएगा इसके। वॉइस आ रही है आपको? मुझे थोड़ा सा अभी मुझे मैसेजेस कुछ आ रहे हैं, थोड़ा कमेंट करें कि सबको आवाज़ आ रही है मेरी। सो ओके 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 ओके। सो सीटी आर्टिफैक्ट्स, अच्छा सीटी आर्टिफैक्ट्स क्या चीज़ें हैं? मतलब आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो जनरली आपको होती नहीं है बट वो नज़र आ रही होती हैं अक्सर हमारी इमरजेंसी के अंदर ना, इवन मेरी इमरजेंसी के अंदर कुछ ऐसे सीटी स्कैन्स आते हैं और वहाँ पर मेरे कुछ कोलीग्स हैं और जूनियर्स हैं, वो आके कहते हैं सर ये पता नहीं क्या चीज़ है, सर ये देखें इसमें कोई ब्लीड तो नहीं है, इसमें कोई ट्यूमर तो नहीं है। आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें जो मशीन की कुछ वजह से आ रहे होते हैं, कुछ पेशेंट ने ऑब्जेक्ट्स पहने होते हैं उसकी वजह से आ रहे होते हैं, तो ये आर्टिफैक्ट्स का हमें पता होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आर्टिफैक्ट्स का हमें पता नहीं होगा तो हम ये समझेंगे कि पेशेंट को कोई डिजीज़ है। सो मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट्स जो उनसे सीटी स्कैन के अंदर नजर आते हैं वो मोशन आर्टिफैक्ट्स हैं, स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स हैं, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, पार्शियल वॉल्यूम एवरेज आर्टिफैक्ट्स और रिंग आर्टिफैक्ट्स। इनकी एग्जांपल्स मैंने आगे दी हुई हैं, हम देखते जाते हैं एक एक को। सो दिस इज मोशन आर्टिफैक्ट, देख रहे हैं आप, पेशेंट मूव कर गया सीटी स्कैन करते करते। कभी भी आप जब सीटी स्कैन करवा रहे होंगे ना पेशेंट का, वो उनको कहते हैं जो भी टेक्नीशियन होते हैं वो कहते हैं स्टिल रहें, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए।
और कोई पेशेंट अगर हेड इंजरी के साथ आया तो मोस्टली जो है ना वो इरिटेबल होता है, जो हेड इंजरी वाला पेशेंट इरिटेबिलिटी के साथ आया होता है। तो इरिटेबिलिटी के अंदर अगर आप वो मूवमेंट के अंदर कोई सीटी स्कैन करवाएगा तो ये मोशन जो है ना आर्टिफैक्ट आएगा उसके अंदर। सेकंड जो है ये स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स आते हैं, आप ये देख ना स्ट्रीक्स बने हुए हैं। अब आपको ना सही तरीके से चीजें नजर आ रही हैं और आप कह नहीं पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, तो इसका जो है ना स्ट्रीट आर्टिफैक्ट्स हैं, इसके अंदर जो है ना आपने ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट जो से होते हैं उसको आपने रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रीट आर्टिफैक्ट्स आपके बेहतर हो जाएंगे। ये देखिए बीम हार्डनिंग इफेक्ट्स हैं ये। ऐसा लगता है जैसे अगर हम देखें तो ये कोई इंफाक्ट तो नहीं पड़ा हुआ इस जगह पे। ठीक है, सो ये पोन्स की लोकेशन है बेसिकली, ये टेम्पोरल लोब आपके नजर आ रहे हैं। सो इधर आसपास पोन्स होता है। सो मतलब ये ऐसा लगेगा जैसे इंफाक्ट है, नहीं ये जो बोन आपको नजर आ रही है ना इसका शेडो है बेसिकली। ठीक है, सो ये आपको आर्टिफैक्ट्स पता होना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल। ये देख लें। ठीक है, इसके अंदर अगर ये वाला देखें, अगर स्लाइसिस की जो मैंने बात की थी, अगर स्लाइसिस आपने मोटे रखे हैं, जो टेक्नीशियन ने मोटे स्लाइसिस करके निकाले हैं, तो उसमें आर्टिफैक्ट्स आने का इम्कान है। ये देखें ये आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। सो अगर उन्हीं को आपने थिन स्लाइसिस में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए आर्टिफैक्ट्स गायब हो गए हैं। सो अब आर्टिफैक्ट्स नहीं आ रहे। अब जिसको आर्टिफैक्ट्स का पता है वो तो इस स्कैन को देखकर समझ जाएगा कि आर्टिफैक्ट्स हैं, वैसे ब्रेन स्कैन नॉर्मल है। बट अगर नहीं आर्टिफैक्ट्स का हमें पता होगा तो हम इसी को ही कोई एबनॉर्मेलिटी समझ लेंगे। ओ दिस इज वेरी कॉमन आर्टिफैक्ट्स। ये देख रहे हैं एक ड्रिंक सा बना हुआ है। अक्सर ये इवन मेरे भी मतलब हॉस्पिटल में कभी कभार ऐसा आ जाता था तो मतलब ये हो जाता था कि ये क्या चीज़ है। सो दिस इज नॉर्मल आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये आर्टिफैक्ट बेसिकली जो डिफेक्ट है इन द डिटेक्टर सिस्टम ऑफ द मशीन, ये मशीन की वजह से आ रहा होता है। तो इसको अगर हमें नहीं अंदाजा हो तो हम समझेंगे पता नहीं व्हाट इज दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द थिंग कि हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सीटी स्कैन के अंदर तीन डेंसिटीज होती हैं। डेंसिटीज का जैसे मैंने जिक्र किया, अभी हम एमआरआई की क्लास नहीं पढ़ रहे, तो एमआरआई के अंदर इसी वर्ड को इंटेंसिटी के नाम दिया जाता है और सीटी स्कैन के अंदर डेंसिटी का नाम दिया जाता है। सो आइसो मतलब सेम, आइसो डेंसिटी यानी कि ब्रेन जैसा ब्रेन नजर आ रहा है उसके जैसा सेम। और हाइपोडेंस मतलब सी एस एफ ब्लैक कलर। हाइपो मतलब कम, तो ब्लैक कलर में जो चीज आपको नजर आएगी वो हाइपोडेंस होगी। और जो हाइपरडेंस है वो बोन हो सकता है, ब्लड हो सकता है। तो ये देखें, हेयर डेंसिटी मींस द वाइटनेस, सो हाइपोडेंस इज ब्लैक। नॉर्मली क्या चीज ब्लैक हमें नजर आएगी इसके अंदर, इसका स्कैन के अंदर सिर्फ हमें सी एस एफ जोन सा है आपको जो ब्लैक कलर का है वो नॉर्मली ब्लैक सारों को नजर आता है। और एबनॉर्मल क्या चीज होगी, कोई इन्फेक्शन हो। ठीक है, स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को तो वो हाइपोडेंस थोड़ा सा काला काला सा नजर आता है। ठीक है, एडीमा भी ब्लैकिश होता है, सो एडीमा में ब्लैक नजर आता है। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, जो सी एस एफ है वो नॉर्मल ब्लैक नजर आएगा, एयर आ जाए वो भी ब्लैक नजर आती है हमें। सो हाइपर इंटेंसिटी वाइट क्या ना चीज नजर आएगी, नॉर्मल जो चीज है वाइट वो आपको बोन, ये वाली जैसे स्कल की बोन नजर आ रही है आपको पूरी। कैल्सिफिकेशंस मतलब कैल्सिफिकेशंस इसके अंदर होती हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे वाइट कलर की, वो भी आपको नॉर्मली कुछ नजर आती हैं। एब नॉर्मल आपको हैमरेज नजर आएगा। सो सीटी स्कैन इज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन फॉर हैमरेज। ठीक है, अर्ली में आपको एमआरआई से भी बेहतर है ये, कि सीटी स्कैन में आप हैमरेज बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। जैसे हम न्यूरो सर्जरी के हैं तो न्यूरो सर्जरी में ये होता है कि हमें अर्ली एज पॉसिबल कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूरल है, सब ड्यूरल है, उसको पिक करना है। और पिक करके हमने उसको ऑपरेट क्योंकि करना होता है, इसलिए हमें उसको फौरन वो करके सीटी स्कैन करवा के फिर फर्दर प्रोसीड करना पड़ता है। सो जो चीज़ आपको और नजर आती है ब्रेन के अंदर तो वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि खून सफेद हो गया है, तो वो जो भी खून इसके अंदर नजर आएगा आपको ब्लड, वो वाइट नजर आएगा। सो आइसोडेंस क्या चीज नजर आएगी, वो ब्रेन मैटर। सो रूल ऑफ थंब इज दैट एनीथिंग वाइट इन द सीटी स्कैन इज आइदर ब्लड और बोन। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ी सी ये डेंसिटी को बताया हुआ है, देखें आप, ये देखें सी एस एफ है, सी एस एफ हाइपोडेंस नजर आ रहा है, देखें काले रंग का। आइसोडेंस ब्रेन जैसा, ये बाकी का सारा ब्रेन नजर आ रहा है। बोन आपको हाइपरडेंस, और फिर एयर भी आपको हाइपोडेंस। ठीक है, सॉरी बोन इज हाइपरडेंस। नेक्स्ट अब देखें आपके पास पेशेंट आ गया है इमरजेंसी के अंदर, तो सीटी स्कैन हम करवाएं तो किसका करवाएं, जब तक कि हमें ये चीज़ पता चल गई है कि इतनी रेडिएशंस हैं। और आपको पता है ब्रेन ट्यूमर की जो फर्स्ट कॉज है वो रेडिएशंस है। ठीक है, ट्यूमर की। सो इंडिकेशन जो कॉमनली मैंने न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड इंडिकेशंस ये लिखी हुई हैं, तो और भी इंडिकेशंस होती हैं बट द कॉमनली जो इंडिकेशन फॉर न्यूरोसर्जरी है वो ये है कि अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है और उसके बाद वो उसका कॉन्शियसनेस वो चली गई है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के लिए,
सीटी स्कैन करवा सकते हैं उसका हेड इंजरी के बाद। रेकमेंडेड इंडिकेशन है वॉमिटिंग है 2 and more than 2 episodes, ठीक है। और साथ में जीसीएस पेशेंट का कम हो रहा है, 15 से कम है तो करवा सकते हैं। सीजर्स हो गए हैं उसको तो करवाना है आपने। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से मुराद ये है कि लेट सपोज आपके पास पेशेंट आया है और वो हाफ साइड उसकी पैरालाइज्ड है, हेड इंजरी हुई हुई है, या फिर फॉर एग्जांपल उसका बाजू नहीं काम कर रहा, इस तरह का कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उसको हो रहा है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। एज इज अ वेरी गुड। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर जो 60 से अबव हैं उनमें इंडिकेशन बन जाती है ईएनटी ब्लीड, नाक से कान से कहीं से ब्लीड हुआ है, सस्पेक्टेड ओपन और डिप्रेस फ्रैक्चर्स, उनमें आपने करवाना है। डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक वाला है और उसका ट्रक के साथ जो है जाके हिट हो गया, सो ये डेंजरस मैकेनिज्म है। एक और मैकेनिज्म डेंजरस क्या हो सकता है कि थर्ड फ्लोर से कोई छत से गिर गया, ये भी डेंजरस मैकेनिज्म है। सो डेंजरस मैकेनिज्म से मुराद ये कि जो एक्सीडेंटल आपका मैकेनिज्म है वो डेंजरस हुआ हो। और हेड ट्रॉमा के बाद सीवियर हेडेक, ये कुछ इंडिकेशंस मैंने लिखी हैं। और भी इंडिकेशंस होती हैं बट न्यूरो सर्जरी के अंदर जब पेशेंट हेड इंजरी के बाद आता है तो हम कॉमनली यही इंडिकेशंस फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट सीटी स्कैन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो ये है कि इजी अवेलेबिलिटी है। मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर इवन आपके टर्शरी केयर के अलावा डीएचक्यूज हैं, टीएचक्यूज हैं, वहाँ पर अवेलेबल होता है ये। और ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, फास्ट है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब 5 मिनट अंदर पेशेंट गया तो सीटी स्कैन हो जाता है। बेटर फॉर बोन एंड एक्यूट ब्लड, इनके लिए बेहतर है। कैल्सिफिकेशन देखने के लिए बेहतर होता है, ठीक है। लेस लिमिटेड बाय द पेशेंट फैक्टर्स। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इसकी रेडिएशन, हाई रेडिएशन होता है। और पोस्टीरियर फोसा जो है वह पिछला जो आपका एरिया होता है उधर बहुत अच्छी इसकी जो है ना विजुअलाइजेशन नहीं है। लाइक अगर पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर्स हैं तो वहाँ अच्छी विजुअलाइजेशन नहीं होती, वहाँ के लिए फिर आप फर्दर जो है एमआरआई को ज़्यादा अच्छा रेकमेंड करते हैं उस चीज़ के लिए। सो दीज आर द सूचर्स। मैं ये सूचर्स की स्लाइड इसलिए लगाई है कि हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए कि सीटी स्कैन वर्क कैसे करता है। सो हमारी जो स्कल के ऊपर ये नेचुरल ही ना ये कोरोनल सूचर होते हैं, ये आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे हैप्टेजेड से हैं, ये कोरोनल सूचर्स हैं। दिस इज सैजिटल सूचर, ठीक है। यहाँ नोज है, यहाँ आईज हैं, और ये पीछे सर का बैक है, ये दोनों साइडों पे ईयर्स हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि किस तरह ये ऊपर से हम देख रहे हैं पेशेंट को या स्कल को। सो दिस इज लैम्डॉइड सूचर, ये ऑसिपिटल बोन है, ठीक है। तो आपने ये सूचर्स जो से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन हमारी सर्जरी के अंदर भी ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस लिहाज से। सेकंड जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि सीटी स्कैन वो कैसे करता है। जो मैंने आपको बताया नहीं, एक्सियल एक्सियल प्लेन इसको ये कहते हैं कि जैसे फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे कटिंग कर रहा है इसको। ये ऐसा कट दिखाया गया है कि ऐसे कट करता हुआ सारा आपको दिखा रहा है। तो सीटी स्कैन जो मशीन है बेसिकली इसी फेज में अपने कट्स निकाल के देती है। वो बाद में हमने कुछ हमारी इंडिकेशंस होती हैं जिनमें हमें कोरोनल कोरोनल जैसे सूचर हमने देखा ये वाला इस तरफ से, ठीक है, इसने ऐसे ही दिखाया हुआ है कोरोनल। इस तरह के कट्स हमें चाहिए होते हैं। या सैजिटल, जैसे हमने ये सैजिटल दरमियान से देखा हुआ है। सैजिटल की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ जैसे दो बिल्डिंग्स हैं, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक गली है, तो वो गली जो है उसमें जो कट लग रहे हैं ना वहां से ऐसे कटिंग हो रही है, वो आपके सैजिटल जो है ना प्लेन्स बनता है। सीटी स्कैन में इस तरह से ये प्लेन्स नजर आते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सियल प्लेन जो कि हम कॉमनली देखते हैं अपने इमरजेंसीज के अंदर। दिस इज सैजिटल प्लेन, देखें सेंटर से कट हुआ हुआ है और ये बीच का सारा एरिया दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज सेरिबैलम, ठीक है, ये सारा का सारा ये सिस्टम दिखा रहा है, इसका वेंट्रिकुलर सिस्टम दिखा रहा है, तो ये सेंटर से कट ऑफ हुआ हुआ है। और ये कॉर्नरल बीच में से जो है ना कट ऑफ करके दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो ऑन डिमांड ली जाती हैं। टेक्नीशियन को कह के वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके बना के दे देता है। लेकिन जो अगर आप सिंपल सीटी स्कैन करवाएं तो वो इस एक्सियल प्लेन के अंदर ही आपको बना कर देता है। ये एक और एग्जांपल है आपको थोड़ा सा, ये जैसे कोरोनल प्लेन है, सैजिटल प्लेन है और एक्सियल प्लेन है, इसी की इसके सीटी स्कैन है। सो ये थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड एंटर की थी इसके अंदर कि जो हमारे ब्रेन का एक भार ऊपर की तरफ होता है और एक बीच में डिप्रेशन होता है, ठीक है। सो जो डिप्रेशन है उसको हम सल्काई कहते हैं, और जो उभार होता है उसको हम गायराय कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है आपको,
दिस इज CSF। CSF जो है वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, पानी है, ठीक है, जो कुशन लाइक इफेक्ट देता है ब्रेन को हमारे। और ये स्कल है, ठीक है, एक तो कुशन इफेक्ट भी देता है, एक थोड़ा ठंडा भी रखता है दिमाग को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी बेसिक स्लाइड है ये वाली। से थोड़ी सी बोनी एनाटमी है, थोड़ा सा ये चीज है कि देखें जितना भी अगला पार्ट है आपका स्फिनोइड विंग से आगे तक, तो ये सारा का सारा आपका इंटीरियर क्रेनियल फोसा कहा जाता है इसको। और जितना आपका ये जो दरम्यान का पार्ट है, इसको हम मिडल क्रेनियल फोसा कहते हैं, एंड दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो दिस कम्स द सीटी स्कैन जो है वो फिल्म। यही फिल्म हमको इमरजेंसीज के अंदर मिलती है देखने को, जब हमारे पास कोई हेड इंजरी आती है, तो हम जब इंडिकेशन बन रही है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं सीटी स्कैन प्लेन। तो जब वो पेशेंट करवा के आता है तो ये सा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। शुरू में तो पता नहीं चलता ये नॉर्मल है क्या एब नॉर्मल है, क्या चीज़ है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ, और जितने ज़्यादा आप देखते जाएंगे, आपको खुद ही डिफ्रेंशिएट होता जाएगा कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एब नॉर्मल है। सो दिस इज अ नॉर्मल स्कैन, ठीक है। इसमें जो सब आप देखते हैं सीटी स्कैन की जो फर्स्ट फिल्म लगी हुई होती है, इसको स्काउट फिल्म कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने क्यों लगाई होती है, ठीक है। तो ये स्काउट फिल्म अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है, ये लेफ्ट अपर रीजन पे लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये यहीं पर होती है, इसी की बेस के ऊपर हमने फर्दर सर्जरी को प्लान करना होता है। ये सर्जन्स को, न्यूरो सर्जन्स को बड़ा हेल्प करती है स्काउट फिल्म। ये दिस इज स्काउट फिल्म, ठीक है। जो मैं आपको स्लाइसिस की बात बताई शुरू में कि देखें लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कट, ये कट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखें थोड़ी सी लाइंस खुली हो गई हैं, यहाँ थोड़ी टाइट हैं। ये कट्स, थिन कट्स और थिक कट्स, जितना ज्यादा आप इसको श्रिंक करते जाएंगे उतने थिन कट्स कंसीडर किए जाएंगे, और जितना इसको वो टेक्नीशियन इसको ओपन खोला करता जाएगा, तो ये थिक कट्स हो जाएंगे। और ये मशीन के अंदर होता है, मतलब अवेलेबिलिटी होती है कि आप कितने मिलीमीटर के कट्स लेना चाहते हैं। ये है आपकी स्काउट, और इसमें एक कट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अब देखना है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा मुझे हेल्प करेगी, मैं देख इस वाले कट में यहाँ स्लाइडों को कंसीडर यहाँ से मैच करूंगा, और देखूंगा कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्स्ट्रा ड्यूरल जो मेरा ब्लड है वो पड़ा हुआ है, और मैंने कहाँ से कहाँ तक अपना इंसिजन लगाना है। दिस फिल्म बेसिकली हेल्प आउट द सर्जन, ठीक है, फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ ETH, STH, एनीथिंग, ठीक है। अब ये आपके पास, ये मैंने फिल्म साथ में अटैच की है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इसको नीचे से। तो जब ये फिल्म स्टार्ट होती है ना, तो ये नीचे से स्लाइसिस लिए जाते हैं, नीचे से स्लाइसिस लिए जा रहे हैं। तो दिस मीन्स कि ये गर्दन यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रा सर्वाइकल रीजन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है सीटी स्कैन की मशीन, ठीक है। हमारा ये देखें ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, तो सर्वाइकल फोरामेन मैग्नम के अंदर या ऊपर हमारे पास ब्रेन स्टेम आएगा। जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर दो तीन पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा है, पोन्स है, और मिड ब्रेन है। तो ये छोटा सा पार्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे, ये सारी चीजें इधर बड़ी होती हैं। ये आप ये जो पहली दो तीन स्लाइड्स देख रहे हैं ना, इस स्लाइड्स के अंदर जो हमें चीज नजर आ रही है, वो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसमें किया है। तो ये हमें मेडुला ऑब्लंगेटा नजर आता है। अब सोचने की बात है कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि ईच स्लाइड की हमें थोड़े से लैंडमार्क्स पता हो। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर अगर छोटा सा ब्लीड कोई पड़ा हुआ है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्लीड कितना को खतरनाक हो सकता है। समटाइम्स पॉन्टाइन हेमरेज आपने नाम सुना होगा। पॉन्टाइन रीजन के ऊपर अगर कोई ब्लीड पड़ा हो, तो वो काफी डेंजरस ब्लीड होता है, वो चाहे छोटा सा ब्लीड क्यों ना पड़ा हो। ये हमारा सबसे पहले जो शुरू की स्लाइड्स में नजर आ रहा है, वो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, जहां पर आपको टेम्पोरल भी आपका नजर आ रहा है। ये सारा देखिए टेम्पोरल रीजन नजर आना स्टार्ट हुआ है। साथ ही आपका ये छोटा सा यहाँ पे पोन्स होगा, पोन्स, और इसके सामने जो आपको डॉट सा नजर आ रहा है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। मैंने जैसे आपको बताया था, वेंट्रिकुलर सिस्टम अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फोर्थ वेंट्रिकल आएगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल आएगा, और फिर लैटरल वेंट्रिकल्स आएंगे। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये टेम्पोरल लोब्स हैं आपके, नीचे सेरिबेलम है ये, ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और ये दिस इज पोन्स। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें, चले जाएं, फिर ये देखें,
वो इसी तरीके से टेम्पोरल रीजन, पोन्स, ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है और ये सेरिबेलम है। अब थोड़ा सा आप ऊपर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पिट्रस बोन जो है वो कम हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर खत्म आ रही है, और यहाँ पर टेंटोरियम सेरिबेली, ठीक है। टेंटोरियम सेरिबेली बेसिकली एक ड्यूरा मैटर, ड्यूरा होता है उसका फोल्ड होता है जो कि सेपरेट करता है सेरिबेलम को बाकी के सेरिब्रम से। सो इसके यहाँ पर जो ही आपके बिल्कुल ऐसे समझ लें कि 5 डायरेक्शन के अंदर ये छोटा सा गोल सा बन रहा है, दिस इज आप योर मिड ब्रेन, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको चीजें नजर आती हैं ये बेसिकली सिस्टर्न्स है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाएं तो देखें ये आपको इसको हेमिस्फेयर्स में नजर आ रहे हैं, इसके अंदर टेम्पोरल रीजन और ब्रेन स्टेम भी नजर आ रहा है, और ये टेंटोरियम सेरिपेली है और ये सेरिपेलम है, ठीक है। सो यहाँ से आपका जो है ना, फर्दर आप और ऊपर आ जाएं वही सेम पिक्चर है, उसको ब्रेन स्टेम को थोड़ा सा और दिखाया गया है। मजीद आप ऊपर आ जाते हैं तो सेंट्रल सर्कस, अच्छा इस वाली इमेज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सेंट्रल सर्कस को दिखाया नहीं गया, बट आप हमेशा याद रखें वो सर्कस जो कि एंड पे मीट कर रहा होता है आपके सेंटर को, ठीक है, वो सर्कस जो सा है वो आपका सेंट्रल सर्कस होता है। तो अमूमन सेंट्रल सर्कस को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी होता है कि आप जहाँ मीट कर रहा हो वहां से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाएं तो वो सेंट्रल सर्कस आपका कंसीडर किया जाता है। सो सेंट्रल सर्कल से जितना भी अगला पार्ट है आपका फ्रंटल लोब कहलाता है, उसे पीछे प्राइटल लोब कहलाता है, और लास्ट वाला जो है वो ओसिपिटल लोब कहलाता है, ठीक है। वॉइस सबको आ रही है? इन्फिनिक्स X6833B वॉइस इशू है। ओके, सेंट्रल सर्कस के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली सेंट्रल सर्कस जो सा है वो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि मोटर एरिया होता है और हमें सर्जरी करते हुए भी इसका ध्यान बहुत रखना होता है। सो सेंट्रल सर्कस के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि सेंट्रल सर्कस जो सा ये वाला है, अगर ये आइडेंटिफाई इस स्लाइड पे करना मुश्किल है, बेसिकली वेरी नॉट अ गुड स्लाइड फॉर सेंट्रल सर्कस। सो मैं बाद में जो है उसको शेयर करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी होता है कि आप जब ऊपर टॉप रीजन पे चले जाएं, जो सर्कस आपका मिड इंटर हेमिस्फेरिक से आपका कनेक्ट हो रहा है ना और कनेक्ट करता हुआ पीछे आ रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका सेंट्रल सर्कस होता है, ठीक है। तो सेंट्रल सर्कस के आगे जितना का जितना सारा है वो सारा आपका फ्रंटल लोब है। और देखें ह्यूमंस का ये जो फ्रंटल लोब है ये काफी बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए जो है ना इंसान जो उनसे है वो डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है सीटी स्कैन के अंदर। बेसिकली अगर नॉर्मल आप सीटी स्कैन देखें तो इसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग जो हाइपरटेंसिव ब्लीड, यानी कि हमारी न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड तो डायरेक्ट नहीं होते, लेकिन जितने भी ये हेमरेजिक सीवीए पेशेंट्स आते हैं मोस्टली जो हाइपरटेंसिव होते हैं, हाइपरटेंसिव ब्लीड अक्सर इस एरिया के अंदर हो रहे होते हैं, बेसल गैंग्लिया के एरिया के अंदर हो रहे होते हैं। सो ये जोन से आपको यहाँ पर कॉर्डेट न्यूक्लाइन नजर आ रहा है और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नजर आ रहा है और ये सारे थैलेमस, आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से गौर से देखें ना, जरा थोड़ा सा, तो ये देखें थोड़ा सा ज्यादा वाइटिश है एरिया, ये भी वाइटिश एरिया है, ये भी थोड़ा वाइटिश एरिया है, ये भी थोड़ा वाइटिश एरिया है। सो इसको कंसीडर कर लें कि दिस इज अ कॉर्डेट न्यूक्लियस, और ये देखिए थोड़ा ट्राइंगुलर शेप टाइप चीज लग रही है लेंटिफॉर्म, और इसके बीच में ऐसे अगर आप देखें ना तो ये ब्लैकिश ब्लैकिश सा एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया थोड़ा ब्लैक है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। सो आपको थोड़ी सी लोकेशन का इसका होना आइडिया होना जरूरी भी इसलिए है क्योंकि इन डिफरेंट जो न्यूक्लाइन के डिफरेंट जो हैं वो रोल्स हैं, तो इसलिए आपको आइडिया हो जाता है इस चीज़ों से। तो ये देखें थोड़ा सा एक और नेक्स्ट फिल्म के अंदर दिखाया गया है, आप गौर करें तो यहाँ बड़ा अच्छा तरीके से वाइटिश एरिया नजर आ रहा है और ये थोड़ा सा वाइटिश एरिया नजर आ रहा है, उसके बीच में थोड़ा सा ब्लैकिश नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये न्यूक्लाई है ना, तो न्यूक्लाई जो है वो आपके ये वाइटिश नजर आ रहे हैं। ये इंटरनल कैप्सूल है, इसका इंटरनल कैप्सूल का जो है इंटीरियर लिम्ब है और ये पोस्टीरियर लिम्ब है। दिस इज कॉर्टिकल ग्रे मैटर सारा आपका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि जो मेरा अपना पार्ट है न्यूरो सर्जरी का वो भी आपको थोड़ा सा मैं बता सकूं। बेसिकली मेरे हो सकता है कि अभी सेशन के अंदर रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ,
ठीक है, तो वो बेहतर रेडियोलॉजी को जानते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी को इसलिए जानना पड़ता है क्योंकि हमने सर्जरीज करनी होती है। सो दिस इज सिल्विन फिशर। आप ये देख रहे हैं, अक्सर इसका नाम आपने सुना होगा, ये सिल्वियन फिशर है। तो सिल्वियन फिशर से जितना एरिया आगे का होता है वो सारा आपका फ्रंटल होता है, उसके बाद टेम्पोरल रीजन, फिर प्राइटल रीजन एंड देन ऑसिपिटल रीजन। और आपको अक्सर ये चीज नजर आती है कि सर यहाँ ये ब्लड तो नहीं है, ये जो वाइट वाइट सा नजर आ रहा है, नहीं, दिस इज नॉट ब्लड। ये इंटर हेमिस्फेरिक फिशर होता है, ये बेसिकली ड्यूरा का ही फोल्ड है। जो ब्रेन की लेयर्स है ना तीन, उसमें एक ड्यूरा मैटर होती है, एक रैकेनॉइड मैटर होती है, और एक उसमें पाया मैटर होती है। आगे जाके मैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम आगे जाके मैं उसको पैथोलॉजी के साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर ईडीएच आ जाएगा, एसडीएच आ जाएगा। तो वो एसडीएच और ईडीएच कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं, वो उसमें ज़्यादा तरीके से पता चलेगा ड्यूरा के नीचे हैं कहाँ पे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सो अगेन दिस इज सिल्वन फिशर की पिक्चर है, ठीक है। इसके आगे इंसुला थोड़ा सा होता है, और ये सारा टेम्पोरल लोब जो मैंने आपको बताया, यहाँ सेंट्रल सर्कस होता है। ये भी एक नॉर्मल स्कैन की है पिक्चर, ठीक है। अच्छा, लेट्स अब आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए अब मुझे बताएं कि इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है। राइट ऑन द चैट्स, आप लोगों को कोई एबनॉर्मेलिटी स्कैन में नजर आ रही है? एनीवन? ओके, enlarged ventricles, hydrocephalus, dilated ventricles, ओके, हाइड्रोसेफलस, ओके। एक मिनट, नॉर्मल स्कैन ये डॉक्टर अब्दुल सत्तार, वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, या इसमें एक चीज आपको पता है, आपने मुझसे ये बात नहीं पूछी कि सर एज क्या है दोनों स्कैन्स की, ठीक है। सो एज जो है मैटर करती है। सो आपने जनाब इसको स्कैन्स को देखने से पहले आपने पेशेंट की एज पूछ लेनी है, ठीक है। सो दिस इज, ये स्कैन जो है वो 10 साल के बच्चे का है, और ये स्कैन जो है वो 90 ईयर्स के बाबे का है, ठीक है। सो ये नॉर्मल है, सिनाइल चेंजेस हैं, क्योंकि उनकी जो कॉर्टिकल जो है ट्रॉफी हुई हुई है, उसकी वजह से जब स्पेस बाकी जगह में मिल गई तो वहां पर सीएसएफ कलेक्ट हो गया। सो वेरी गुड एफर्ट, आप लोग के लिहाज से आपने ठीक एफर्ट किया है, बताया है। पर ये मैं एक पॉइंट जो है वो आपको बताना चाह रहा था कि एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से दोनों स्कैन नॉर्मल है। देखें, ये थोड़ा सा ही मैंने बताया, इसको 90 ईयर, ठीक है, ओल्ड है पेशेंट। इसके लार्ज सल्काएं हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा है, उसके अंदर सीएसएफ आ गया है, और लार्ज वेंट्रिकल्स है। ओके 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 ओके, ये भी स्कैन ऐसा ही है, देखें। दिस इज नॉर्मल वॉल्यूम, ये यंग बंदे का है, ठीक है। एंड ये वॉल्यूम लॉस हुआ हुआ है, ये तो ओल्ड एज बंदे का है। सो इसके अंदर सीएसएफ ने जगह ले ली है, और ब्रेन की एट्रोफी हुई हुई है, जो कि सिनाइल है। सो वेंट्रिकल्स इनलार्ज इस तरह से हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। जब ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो सीएसएफ को जो है वो स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। सो वो इसलिए हमें डायलेटेड लगते हैं। बट ओल्ड एज के अंदर और भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे आपकी जो है वो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस होता है, ये सारी चीजें हैं। बट एमआरआई को इसके सीटी स्कैन में अगर आपको डाउट हो रहा है कि किसी को हाइड्रोसेफलस है, तो वो पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूसेंसी देखना बहुत जरूरी होती है। तो उसके लिए आपके पास एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें आप एमआरआई करके इसकी जो सीपेज होगी उसको देखेंगे आप। तो अगर उस पर सीपेज आ जाती है, दिस मीन्स कि वो डायलेटेड वेंट्रिकल्स हैं। और डायलेटेड वेंट्रिकल्स में आपने सिर्फ लैटरल वेंट्रिकल्स को नहीं देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसके थर्ड, फोर्थ और खास तौर पे टेम्पोरल वेंट्रिकल्स को देखें, ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम आते हैं। ये थोड़ी सी मैंने एक इमेज डाली इसलिए है कि ये आपको थोड़ा सा, सर्कल ऑफ विलिस बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सर्कल ऑफ विलिस को मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि आपको अंदाजा होगा कि उसकी एक इंटीरियर सर्कुलेशन होती है, कि उसकी पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है। सो जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है वो नीचे से वर्टिबल आर्टरीज बन रही होती हैं। सो आप जब देखेंगे ना सीटी स्कैन की शुरू की स्लाइड्स, तो आप ये दो डॉट्स देख रहे हैं। अब ये डॉट्स बड़े प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल स्कैन में बहुत प्रोमिनेंट नहीं, बट थोड़े हेजी नजर जरूर आते हैं। सो ये दोनों डॉट्स जो हैं, ये आपकी वेसल्स हैं, वर्टिबल आर्टरीज हैं जो ऊपर की तरफ आ रही हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप ये देखेंगे दोनों वर्टिबल आर्टरीज करीब करीब आ गई हैं। थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं दोनों वर्टिबल आर्टरीज और करीब आ गई हैं।
तो इससे ऊपर जा रहे हैं तो ये वर्टिबल आर्टरीज बन जुड़कर एक दफा ज्वाइन होकर ये बेजलर आर्टरी में कन्वर्ट हो गई है। सो बेजलर आर्टरी में कन्वर्ट एट द पोन्स के लेवल के ऊपर जाके ये बेजल आर्टरी में, लेकिन यहाँ पर सर्वाइकोमेडुलरी जंक्शन के ऊपर ये दो हैं, और जैसे जैसे ऊपर गई हैं तो पोन्स और मेडुलरी जंक्शन के ऊपर जाकर ये बेजल आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए सिंगल हो गई। सो ये सर्कल ऑफ विलिस का थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड मेंशन कर दी। ये पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह फ्यूचर में मौका मिला तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। या वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें सर्कल ऑफ विलिस का मैंने थोड़ी सी एक स्लाइड डाल के आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये वर्टेबल आर्टरीज हैं, ये बेजलर आर्टरी है, ये आगे जाके ऊपर जाकर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और वहां से इंटरनल कैरोटिड आई, उसने मिडल सेरिबल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सर्कल ऑफ विलिस के जब आपको इन्फार्क्ट होता है, एमसीए का इन्फार्क्ट और ये वो इन्फार्क्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टेरिटरी में इन्फार्क्ट हो रहा है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सो कुछ फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशंस होती हैं जिसको देखकर हमें डर नहीं जाना चाहिए कि ब्लीड है, और कुछ जोन सी हैं वो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन होती है। जो पीनियल ग्लैंड है, अगर एज ज्यादा हो 10 ईयर से अबव और साइज 10 mm से छोटा हो तो दिस इज नॉर्मल। ये कोराइड प्लेक्सिस की कैल्सिफिकेशन है समटाइम्स। सो टेक्निकल इशू। अब मुझे सब थोड़ा सा एक दफा बता दें कि अब आवाज आ रही है आपको। हाँ नहीं, एंड नहीं अभी हुआ, अभी तो न्यूरोसर्जरी का थोड़ा सा आना है, ठीक है। मेरा अपना मेन टॉपिक तो आया नहीं अभी तक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब आवाज ठीक आ रही है? वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके, गुड टू गो, गुड टू गो। सो मैं ये लास्ट टाइम यही बता रहा था कि फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, सो फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन मिडिल एज है, यंग एज है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के अंदर भी कुछ फिजियोलॉजिकल मतलब यानी कि नॉर्मल कैल्सिफिकेशन होती हैं, बट अब नॉर्मल कैल्सिफिकेशंस भी होती हैं, ठीक है। जो एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशंस हैं उसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है फार सिंड्रोम है, बट वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे फिल वक्त। सो दिस इज नॉर्मल कैल्सिफाइड कोराइड प्लेक्सिस। सो आप इसको कभी भी वो ना बोलें कि जनाब ब्लीड है, सो इसको एक्सक्लूड कर लें। सो दिस इज पीनियल ग्लैंड, जो है वो कैल्सिफिकेशन है, बिल्कुल छोटी सी होती है, ये आपको थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है, ठीक है। और ये पीनियल ग्लैंड की जो है ना वो आपको कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि कैल्सिफिकेशन की दो इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो एक तो कोर प्लेक्सिस है आपके, और एक पिनियल पिनियल बॉडी कैल्सिफिकेशन है। लेकिन आपके क्वेश्चन आएगा कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कैल्सिफिकेशन है या ब्लड है, क्योंकि दोनों ही वाइट होते हैं। सो कोई आता है आपके ख्याल में कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? अब इमरजेंसी में मेरा पेशेंट आ गया है और मेरे जूनियर ने मुझे मैसेज किया या कॉल किया कि सर ये कैल्सिफिकेशन है या ब्लीड है, और मैं भी डाउटफुल हूँ, तो क्या तरीका होगा कि उसको हम देखें कि ये ब्लीड है या फिर ये कैल्सिफिकेशन है? सीटी स्कैन पे तो एक ही जगह रहेगा ना, तो मोबाइल तो लेस लाइकली है कि वो तो सीटी स्कैन पे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, बट हमने उसके कलर वाइटनेस को कैसे करेंगे? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। लोग अच्छे, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कंपेयर करेंगे विद स्कल बोन और डेंसिटी देखेंगे, बट देखेंगे कैसे? एनी आइडिया? कंपेयर कैसे करेंगे? अब कंपेयर कैसे करेंगे हम? बहुत एक इजी मेथड है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने जूनियर को बोलूंगा कि आप जाओ सीटी स्कैन की मशीन पे, वहां पर स्लाइड्स को ओपन करो और वहां पर हाउस होल्ड जो यूनिट्स हाउस फील्ड यूनिट्स हैं, वहां पर अपना एरो जो मशीन का है वो लेके जाओ, तो वो लेके जाएगा यहाँ मशीन के ऊपर ऐसे, जैसे मैंने एरो लेकर गया हूँ ना, तो यहाँ 1000 आ रहा होगा या 800 आ रहा होगा, 900 आ रहा होगा। और अगर इस कैल्सिफिकेशन पे लेके जाएगा ना तो यहाँ पर भी 700 या 800 आ रहा होगा। लेकिन कहीं ब्लीड होगा ना, थोड़ा सा हेमरेज होगा, तो जब वहां पर वो लेके जाएगा ना एरो, तो वहां आएगा 300 400। सो वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये तो काफी ज्यादा मैच डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। स्कल बोन की अगर 800 आ रही है और इसकी तकरीबन 300 400 आ रही है, तो ये हेमरेज ही है, ठीक है। यू गाइस गॉट माई पॉइंट? यस यस यस।
वॉल्यूम लो है। volume- अब आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक है आवाज? हाँ जी, इस पॉइंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ईआरस के अंदर ना, कि सीटी स्कैन की मशीन तो आपके पास पड़ी हुई है, तो आप वहां पर जाकर उसकी जो डेंसिटी को जनाब कंपेयर कर लें, और वहां से आपकी क्लियर हो जाएगा कि अब आपको डाउट नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वाइट मेटल, लो डेंसिटी है इस साइड पे, ठीक है छोटे। ये आप देखें, कभी कभार अक्सर हम ये चीज़ मिस कर देते हैं। खैर ये हमारा आज टॉपिक में रिलेटेड नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, मैंने कहा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। तो ये छोटा सा एक ब्लैकिश सा स्पॉट नजर आया, इसको लूकानार इन्फार्क्ट कहते हैं, मतलब छोटे छोटे इन्फार्क्ट। ठीक है, ओल्ड एज के अंदर अक्सर आपको ये छोटे छोटे इन्फार्क्ट नजर आएंगे। कुछ क्रॉनिक होंगे, कुछ एक्यूट होंगे, ठीक है, बट ये नजर आएंगे। ठीक है, तो इसको लूकानार इन्फार्क्ट कहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। सो हेयर कम्स द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो कि अक्सर हम देखते हैं, हेड इंजरीज, मतलब आरटीए हमारे बहुत कॉमन है एक्सीडेंट, क्योंकि प्रिवेंशन का इतना ज़्यादा जो है वो जोर नहीं है, लाइक हेलमेट के ऊपर, और बाइक को तेज ना चलाना, ये सारी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आता है। सो न्यूरो ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। एक तो डेथ भी होती है, और जब न्यूरो ट्रॉमा के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो बहुत से पेशेंट डिसेबिलिटी के साथ भी गए होते हैं। किसी को आईक्यू कम हो जाता है, किसी की वैसे मेमोरी उस तरह की नहीं रहती। तो ये भी एक बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो 10% सस्टेन फैटल ब्रेन इंजरी, 5 to 10 सर्वाइवर्स हो जाते हैं, और 20 to 40% मॉडरेट डिसेबिलिटी, 35% है मिनिमल ब्रेन ट्रॉमा। सो नेक्स्ट में हम इसमें चलते हैं कि इटियोलॉजीज वही हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो है फॉल्स के साथ आते हैं, फॉल्स के साथ बच्चे और बड़े आते हैं, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के साथ आते हैं, गन शॉट वुंड्स के साथ कम आते हैं, बट आते जरूर हैं। सो जब भी आपके पास ट्रॉमा का पेशेंट आता है ना, तो उसके अंदर हमारे लिए या फिर ब्रेन के लिए आपके पास एक स्केल है जिसको कहते हैं ग्लासको कोमा स्केल। सो ग्लासको कोमा स्केल का फायदा क्या है कि अगर आप किसी न्यूरो के बंदे से बात कर रहे हैं या किसी को भी बता रहे हैं, इवन आप किसी भी डॉक्टर को बता रहे हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि इससे दो चीजें आप कन्वे कर पाते हो। एक तो पहली जो चीज कन्वे कर पाते हो वो आपकी होती है जनाब अली के पेशेंट का जीसीएस, उसकी हेड इंजरी का लेवल क्या है, ठीक है। और सेकंड जो चीज आप कन्वे कर पाते हो ना पेशेंट के बारे में, वो उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में। अगर तो जीसीएस बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, तो उसका प्रोग्नोसिस भी पुअर होगा। और अगर जीसीएस अच्छा है तो उसका प्रोग्नोसिस भी गुड होगा। सो इसमें ये आई ओपनिंग, एक ये होता है पूरा का पूरा कमांड, एक वर्बल का कमांड होता है, और एक मोटर का होता है। सो अमूमन कौन सा है वो, अगर 13 से 15 के बीच में आता है तो माइल्ड हेड इंजरी कंसीडर होती है, 9 से 13 के बीच में आता है तो इसको हम मॉडरेट हेड इंजरी, और बिलो 8 या 8 से उसको हम लोग सीवियर हेड इंजरी होते हैं कंसीडर करते हैं। अब इसकी ये बात भी आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई ना हो तो क्या ब्लीड। सो थोड़े से क्वेश्चंस हम बाद में भी ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर प्राइमरी इंजरी होती है और सेकेंडरी इंजरी होती है। प्राइमरी इंजरी तो वो इंजरी होती है जो ऑन स्पॉट इंजरी पेशेंट को हो गई है। लेट सपोज उसको स्कैल्प को कोई इंजरी हो गई है, उसका स्कल फ्रैक्चर है, उसकी कंट्यूजन है, उसका कोई हीमाटोमा है, जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, डिफ्यूज एक्सोनल है। बट इन सारों के बाद जो मजीद आगे डेंजरस होती है वो आपकी सेकेंडरी इंजरीज होती है, क्योंकि एडीमा और स्वेलिंग होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर अभी सर्दियों में चलते फिरते मुझे कोई चीज लग जाती है, जैसे कोई कुर्सी का कोना लग जाता है मेरे पाँव पाँव के साथ, और शदीद नौयत का लगता है, उस फॉर द टाइमिंग थोड़ी सी पेन होगी और वो मैं ठीक हो जाऊंगा, सुबह उठूंगा तो मुझे दर्द हो रहा होगा और नील भी पड़ा होगा। सो वो सेकेंडरी इंजरी कंसीडर की जाएगी, अंदर स्वेलिंग होनी है। सो ब्रेन में भी यही चीज होती है कि ब्रेन में भी फिर स्वेलिंग डेवलप होता है, डीमा डेवलप होता है, उसकी वजह से आईसीपी रेज्ड होता है। और जब आईसीपी रेज्ड होता है तो ब्रेन को भी सांस नहीं आता ना, हाइपोक्सिया हो रहा होता है उसको। सो फर्स्ट जो सा कॉमन आती है हमारे पास जो इंजरी, वो है एपीड्यूरल, या इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा का टाइमली ट्रीट कर लिया जाए, आप उसको इवैक्यूएट यानी कि निकाल दो उस ब्लड को, तो पेशेंट सरवाइव करते हैं, ठीक है। सो एपिड्यूरल हीमाटोमा बेसिकली कहाँ पर होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं इस तरीके से, कि एक तो स्कल की लेयर है,
जो ऊपर हमारे सर के ऊपर है। ठीक है, एक स्किन है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे स्कल है, उसके नीचे आपकी ड्यूरा मैटर है। ठीक है, उसके नीचे आपकी रेकेनोइड की मैटर की लेयर है, और फिर पाया मैटर की लेयर है। सो ये ब्लड किधर इकट्ठा होगा? ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्कल है, और ये आपका ड्यूरा मैटर है। तो ब्लड ये वाला इस दरमियान में इकट्ठा होता है, आगे स्लाइड में दिखाएंगे कि यहाँ इकट्ठा होता है, जिसको आप लेंस शेप भी कहते हैं, क्योंकि ये तकरीबन लेंस से मोटा सा होता है ऐसे करके। तो इसकी मैं बता भी दूंगा कि क्यों इसकी शेप ऐसे होती है, ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ये देखें, ठीक है, ये स्कैल्प की लेयर है, ये स्कल की लेयर है, ये ड्यूरामेटर की लेयर है, ये रेटिनॉइड लेयर है, और ये सब रेटिनॉइड स्पेस है, और ये पायामेटर की लेयर है। सो ये ब्लीडिंग कहाँ हो रही है? इसके बीच में, ये स्कल है और ये ड्यूरामेटर है, इसके बीच में ये ब्लड जम जाता है। और अगर आप सब ड्यूरल की बात करें, तो ये ड्यूरामेटर ऊपर ही रह गया है। ठीक है, ड्यूरामेटर और सब रेटिनॉइड जो है उसके बीच में जो है ना, ये सब ड्यूरल बनता है, यानी सब ड्यूरल, ड्यूरा सब यानी कि ड्यूरा के नीचे, और एपीड्यूरल, एपी मतलब ऊपर, या एक्स्ट्रा मतलब बाहर, यानी कि ड्यूरा से बाहर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल की, एपीड्यूरल की। देखें यहाँ पर ये टेम्पोरल रीजन में बना हुआ है, ये देखें ब्राइटल में गया हुआ है। ये देखें, ये मोस्ट प्रोबेबली साइनस ब्लीड है। ठीक है, यहाँ पर जो साइनस होता है हमारा, ये यहाँ से ब्लीड हो गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल, आप ये देख रहे हैं सारे मोटे मोटे बने हुए हैं। ये जो इस तरह से बनते हैं ना, बेसिकली मैंने आपको सूचर्स की एक स्लाइड दिखाई थी शुरू के अंदर। तो जो सूचर्स की स्लाइड है ना, वो ये जो आपके सूचर्स होते हैं ना, ये ड्यूरा के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सो जब भी ब्लीडिंग होती है ना, तो ये सूचर्स को जो है ना, यहाँ से सूचर से ब्लड आगे नहीं जा पाता। सो वो एक ही जगह इकट्ठा होता रहता है, तो ये बैली बना लेता है। ठीक है, सो इसलिए जहाँ पर सूचर जो है वो कनेक्टेड इसके साथ, ड्यूरा के साथ बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए बैली इसकी बन जाती है। इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल बोलते हैं। यस यस, डॉक्टर अरूज ठीक कह रही हैं, बाय कन्वेक्स एंड डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन। बट कुछ केसेस ऐसे भी मैंने ऑपरेट किए हैं जिसके अंदर वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब ड्यूरल है, बट वो एक्स्ट्रा ड्यूरल थे। उसकी रीजन क्या थी कि बाज़ औक़ात उन बच्चों को जब चोट लगती थी तो वो सूचर ही टूट मतलब फ्रैक्चर हो जाता था। तो जब सूचर फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो उसको ब्लड को मौका मिल जाता है क्रॉस करने का। सो बट वो रेयर केसेस में होता है। ठीक है, बट कॉमनली जोन सा है, वो सूचर लाइंस को क्रॉस नहीं करते। और इसकी मैनेजमेंट जोन सी है वो ऑपरेटिव है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। अगर आपका 30 ml से ज्यादा है, ठीक है, वो तो यस यस, एक्सेप्शंस हमेशा हर जगह हमारी मेडिकल साइंस में है। नेक्स्ट जोन सा ये वो इसी स्लाइड में बताया गया है। ठीक है, ये देखें, वैसी बाइकॉन्वेक्स है। ठीक है, लेंस शेप है। सेकंड हमारा कॉमन आता है और बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका, वो है सबड्यूरल हीमाटोमा। सो सबड्यूरल हीमाटोमा ड्यूरा और रेटिनॉइड लेयर के अंदर होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये देख लें, मैंने दोनों को कंपैरिजन किया है। ये देखें, आपका एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ठीक है, हीमाटोमा है, डस नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। ठीक है, और ये आपका है सब ड्यूरल। बेसिकली जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा है वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी या फ्रैक्चर्स, इनकी वजह से कॉमनली होता है। और जो सब ड्यूरल है, यहाँ ब्रिजिंग वेन्स होती हैं, उनके हिट होने से, उनके फटने से, उनके रप्चर होने से हो रहा होता है। सो क्योंकि इसमें सूचर्स का कोई सीन नहीं है, तो ये टोटली क्रीसेंट शेप, यानी कि देखें चांद की तरह का ये ऐसे बना हुआ है। तो ये आ जाता है कि ड्यूरा मैटर की लेयर के नीचे होता है, दोनों को हमें इवैक्यूएट करना पड़ता है। इसका प्रोसीजर एक्सटेंसिव होता है, और इसकी जो है मोर्टेलिटी भी हाई होती है, ज़्यादा होती है। सो दिस इज अ कलर प्रेजेंटेशन। देखें ये आप, कि स्कल फ्रैक्चर हुआ, और ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा है। ठीक है, और ये ब्रिजिंग वेन यहाँ से रप्चर हुई, तो ये सब ड्यूरल हीमाटोमा है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये देखें, एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा है। ये आपके एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा साथ कंट्यूजन्स के साथ है। ठीक है, और अगर एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा लंबा चला जाए टाइम के साथ, ये 3 स्लाइड्स बनाई गई हैं जिसके अंदर ये एक्यूट है, ऑन क्रॉनिक, और ये सब एक्यूट है। अब सब एक्यूट की डेंसिटी देखें ऑलमोस्ट सेम लग रही है, बट आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि देखें यहाँ वेंट्रिकल नजर आ रहा है या वेंट्रिकल कंप्रेस हो गया हुआ है।
सो कुछ दिन और जाएगा, 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो ये बिल्कुल ही ब्लैकिश सच थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये क्रॉनिक सबड्यूरल हो जाएगा। ठीक है। सो क्रॉनिक सबड्यूरल में हम क्रॉनिक को भी ऑपरेट करते हैं, जिसमें हम 2 बार होल करते हैं यहाँ पर, यानी कि स्कल के अंदर 2 सुराख करते हैं, एक इस साइड पर एक इस साइड पे, तो फिर उसको हम ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि वो लिक्विड थोड़ी सी फॉर्म में होता है तो वो इजीली इससे ड्रेन हो जाता है। सो ये देखें, आप इधर एक चीज देखें कि इसको देखने का, यहाँ देखें बड़े अच्छे प्रोमिनेंट है सल्काए गायरा, ठीक है, और इस साइड पे नहीं है। सो इफेस्ड हो गए। ठीक है, क्रीसेंट शेप्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया, तो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा। एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा जो, यस, बनाना शेप भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्रीसेंट शेप भी कहते हैं इसको। सेकंड जो सा है, जो एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा है ना, वो अगर वो तो वैसे आपको सर्जिकली इसको ऑपरेट करना होता है, बट समटाइम्स बहुत थोड़ा ब्लीड हुआ हो, ओल्ड एज में ब्लीड हुआ हो, तो वो बहुत थोड़ा होता है कि वो इतना कंप्रेशन डाल ही नहीं रहा होता कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, तो फिर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसको बाद में ऑपरेट करते हैं। ठीक है। बट जो रिकमेंडेशंस हैं एक्यूट सबड्यूरल की ये है कि अगर उसका ये जो सब एक्यूट सबड्यूरल का ये वाला डायमीटर है, ये इसकी थिकनेस जो सी है वो ज्यादा हो, एक पैरामीटर दिया होता है वहाँ पे स्केल, सो मोर देन 5 मिड लाइन शिफ्ट आ रही हो, तो उसके ऊपर इंडिकेशन आपकी बन जाती है कि आप इसको ऑपरेट करें, इसको इवैक्यूएट करें, क्योंकि हमें हर्निएशन का डर होता है ब्रेन के। ठीक है। सब रेटिनोइड हैमरेज है, इसमें आपको पता है कि 2 टाइप्स के सब रेटिनोइड हैमरेज होते हैं, एक ट्रोमेटिक होता है, एक नॉन ट्रोमेटिक होता है। सो मोस्टली हमारे पास नॉन ट्रोमेटिक आता है। ठीक, मोस्टली जो हमारे पास है नॉन ट्रोमेटिक और ट्रोमेटिक दोनों आते हैं, बट जो आरटीए के साथ आता है वो ट्रोमेटिक ज्यादा आता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब रेटिनोइड हैमरेज। ये आप देख रहे हैं सिस्टर्न्स के अंदर तक ब्लड गया हुआ है। ठीक है, ब्लड इन द बेजल सिस्टर्न, और ये सिल्वन फिशर, ये सिल्वन फिशर के अंदर ब्लड है। ये है एक और एग्जांपल सब रेटिनोइड हैमरेज की, फोर्थ वेंट्रिकल में भी गया हुआ है, ये मोस्ट लाइकली ड्यू टू एनोरिज्म है। अच्छा, ये मुझसे क्वेश्चंस अक्सर होते हैं कि सर सब रेटिनोइड हेमरेज जो सा है वो ये फ्लास्क शेप होता है इस तरह का, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि बेटा सब रेटिनोइड लेयर जो सी है ना, इन जो गायरा है ना, इनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, ऐसे ऐसे आ रही होती है। ठीक है, तो जब भी इसके अंदर ब्लड कहीं भी इकट्ठा होगा ना, तो आपको ये थोड़ा सा ऐसा जिग जैग टाइप ही नजर आएगा, या इसके अंदर नजर आएगा, या इसके अंदर नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। सो ये भी आप सब रेटिनोइड हेमरेज ही इसको कंसीडर करते हो, जो सल्काई ब्लीड होता है। अच्छा, ये एक और कॉमन चीज़ है, बच्चों में अक्सर हमें मिलता है कि डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर मिलता है जब आरटीए के साथ या हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिप्रेस फ्रैक्चर। इसको करने का तरीका ये होता है कि आपको इसको एलिवेट करना होता है। ठीक है। अगर ये 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा अगर इसको ये इन्वॉल्व है और अंदर गया हुआ है, तो फिर आपको ऑपरेटिव इंडिकेशन बनती है, जैसे इस केस के अंदर है, इस केस के अंदर देखिए ये थोड़ा सा फ्रेगमेंट भी अंदर गया हुआ है। सो आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी डिब्राइडमेंट पर करनी पड़ेगी, और ये जो व्हाइट मैट चीज नजर आ रही है, एयर नजर आ रही है, इसको नीमोसेफ्लस कहते हैं। से लुक दिस। ठीक है, ये 50% से नीचे अंदर सारा गया हुआ है। ये देखें, अब इस केस के अंदर क्या किया जाएगा कि इसको ओपन किया जाएगा, ओपन करने के बाद इसके सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं इसको निकाल दिया जाता है, और अगर नीचे ड्यूरा मैटर टीयर है तो उसको स्टिच करते हैं, और बाद में इन फ्रेगमेंट्स अगर ये साफ हैं और रखने के काबिल हैं तो इनको बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है। और अगर रिप्लेस ना किया जा सकता हो तो 6 महीने के बाद क्रेनियोप्लास्टी, यानी कि हम इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल मैश रख सकते हैं। इसमें भी ऑपरेटिव इंडिकेशन है। सो थोड़ा सा हम फास्ट हो जाते हैं, सेरिब्रल कंट्यूजन्स के साथ भी पेशेंट आते हैं। अब हियर इज द एग्जांपल, ये साथ में थोड़ा सा ये सब रेटिनोइड हेमरेज है। ठीक है, और ये कंट्यूजन है, और इसके साथ जो थोड़ा ब्लैकिश नजर आ रही है, एडिमा नजर आ रहा है आपको। वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा, जब भी आपने आरटीए के अंदर देखना है ना, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उसके अंदर कोई इस तरह का हीमाटोमा कंट्यूजन देखनी है, तो उसकी बोन विंडो जरूर देखनी है। क्योंकि बोन विंडो देखें, मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया हुआ है कि बोन विंडो को आप देखें ना, तो यहाँ स्कल फ्रैक्चर मिल रहा है। सो स्कल फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पर सारा ब्लीड हो गया, और ये जो साथ थोड़ा थोड़ा आपको ये साथ नजर आ रहा है, दिस इज सब रेटिनोइड हेमरेज। सो ये इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड है और मेस ब्लीड है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, जैसे हमने जो पहले सीटी स्कैन की फिल्म देखी थी उसके अंदर देखिए फोर्थ वेंट्रिकल है, इसमें पहले काले रंग का होता था, सफेद है। सो ब्लड इसमें इकट्ठा हुआ हुआ है।
ठीक है, ये देखिए फोर्थ वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है इसका। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हैं लैटरल वेंट्रिकल्स भी सारा ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ है। ठीक है। हेमरेज जोन सा है वो काफी ज्यादा होता है, IML की क्वांटिटी में होता है, और कंट्यूजन को आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रूसिंग। ठीक है, ब्रेन पे जो ब्रूसिंग है वो मोस्टली कंट्यूजन को कंसीडर की जाती है। ठीक है। अब ये देखें आप, छोटा सा है, अब स्कैन के अंदर बिल्कुल छोटा सा मुन्नू सा जो है ना, ये हेमरेज नजर आ रहा है। ठीक है, ब्लड नजर आ रही है, सो इसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लड ही बोलेंगे और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ही बोलेंगे। ठीक है। ये देखें हीमाटोमा कैसे अपना कलर चेंज कर रहा है, कि एक्यूट सबड्यूरल, जो एक क्वेश्चन अभी चैट में पूछा गया था, अभी काफी बड़ा था। ठीक है, सबड्यूरल हीमाटोमा वाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली आइसोडेंस हो गया, सेम हो गया। लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है कि कोई चीज यहाँ पर, एक तो वेंट्रिकल नहीं हमें नजर आ रहा, दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं सल्काए गायरे प्रोमिनेंट ही नहीं है, इस साइड के फिर नजर आ रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग हेयर। ठीक है। और जब 4 हफ्ते गुजर गए तो एक क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया, क्रॉनिक में कन्वर्ट होकर देखें ब्लैकिश शेड दे रहा है, एंड दिस इज ऑपरेटिव केस। सो अगर हमें कुछ ना मिले तो ये चीज़ एक स्लाइड में नज़र आती है। ठीक है। और ये सेरिब्रल एडीमा होता है। अब सेरिब्रल एडीमा को देखने का क्या तरीका है कि सेरिब्रल एडीमा के अंदर एक तो देखें आपको कोई फिशर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर, ना सिल्वन फिशर नज़र आ रहा है, ना सिस्टर्न्स नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइट हो गया है ब्रेन, वहाँ हर जगह कंप्रेशन है इसके ऊपर। सो अल्लाह ताला ने ये जो सिस्टर्न्स हमारे बनाई हुई है ना दिमाग के अंदर, वो बेसिकली स्पेसिस बनाई हुई है ताकि ब्रेन को स्पेस मिलती रहे, और अगर कोई इस तरह की कंडीशन डेवलप भी होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो स्पेस थोड़ी मिल जाए ब्रेन को। देखें इस केस के अंदर आप ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देख रहे हैं, ग्राउंड ग्लास जैसे आपको याद होगा कि वो जो प्लेटें खास होती हैं जब वो गिरती हैं तो वो बिल्कुल छोटी छोटी टुकड़ों में कट जाती हैं, तो उस तरह की प्लेटों की जो है ना इस तरह की पिक्चर नजर आती है। सो ये इसे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं। और सेकंड ये कि इसमें कोई सिस्टर्न्स वगैरह कुछ नहीं प्रोमिनेंट हो रही, तो इसको आप सेरेब्रल कंसीडर करेंगे पेशेंट्स में। सो मैंने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो से हैं वो अपने आप में पूरे जाइंट्स हैं, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते इतने छोटे टाइम फ्रेम में। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी हुआ तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में जाएंगे। बट फिर भी जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर इसका 60% भी आपने आपको तक पहुंच गया हो और आपको समझ आ जाए तो ये मेरी अचीवमेंट ही मैं कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हेड इंजरी और उससे मुतल्लिका जो है ना वो बाकी सारी चीज़ें देखना। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं पीछे से रिगार्डेड कोई, तो वो आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सबने टाइम निकाला। ठीक है, और इस प्रेजेंटेशन को सुना। मैंने अपनी तरफ से जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि किताबों में सब कुछ मौजूद है। ठीक है, और असल चीज़ यही है कि उसको हम सिंप्लीफाई करके जो है ना पढ़ें ताकि समझ आ सके। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफरेंशिएट हाउ टू डिफरेंशिएट एस ट्यूमर। इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा कोशिश है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई सेशंस किए जाएं ताकि जो है ना मेरे मतलब मेरे जो इल्म है, इसका भी मतलब सदका ही है अल्लाह ताला, जो इल्म मैंने हासिल किया हुआ है तो कम से कम अगर किसी को डिलीवर होता है और खासतौर पर मेरे जूनियर्स को, तो उससे अगर उनका फ़ायदा होता है और उससे मरीजों का फ़ायदा होता है तो मेरे लिए सदका जारिया ही है। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को आप जो है सीटी स्कैन के ऊपर या तो आईवी कंट्रास्ट के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर आप फर्दर उसका एमआरआई करवाते हैं। सो आपको सीटी स्कैन के ऊपर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कुछ भी हो सकता है, वो एब्सिस हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो ट्यूमर भी हो सकता है, बट ट्यूमर भी एडीमा होता है। सो हम फर्दर उसको पढ़ सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है ना स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ना वो एमआरआई है। एमआरआई इज गुड फॉर द सॉफ्ट टिश्यूज। सो सॉफ्ट टिश्यूज के लिए जो है ना ये बेस्ट होता है एमआरआई। एमआरआई जो है वो आप आईवी कंट्रास्ट के साथ या प्लेन कर भी सकते हैं।
जी मुझे पता था कि आप लोग के पास भी टाइम शॉर्ट होगा, और इस टाइम में फिर अफ्तार के बाद टाइम निकालना मुश्किल ही होता है। इंशाल्लाह जो एप्रिसिएशन और जो मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिला है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं प्रेजेंटेशंस करूँ। वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, डॉक्टर रूज, एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग खुद भी रेकमेंड कीजिएगा कि किस टॉपिक को जो है ना आप सुनना चाहते हैं, खास तौर पे न्यूरो सर्जरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे कमांड न्यूरो सर्जरी पे ज़्यादा अच्छी है। ट्यूमर्स या माय फेवरेट, इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ठीक है, तो ट्यूमर्स को करेंगे इंशाल्लाह। ट्यूमर्स एंड स्पाइन, स्पाइन में इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग? लोअर बैक पेन और ये वो। हम्म। सो सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, रेडिकुलोपैथी, माइलोमेनिंगोसील, हाइड्रोसेफलस, सो वी हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, ग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। एमआरआई का सेशन इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ठीक है, बट वो एक रेडियोलॉजिस्ट करेंगे इन फ्यूचर में। तो वो इंशाल्लाह वो बड़ा सिंपलीफाई आपको एमआरआई का बताएंगे। स्पाइनल स्टीनोसिस वेरी गुड टॉपिक, वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्पाइनल फ्रैक्चर या बहुत लंबो, ये जो जितने भी आरटीएस के साथ आते हैं उनको स्पाइनल फ्रैक्चर भी होता है, सो उसमें वो करेंगे। स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज में मैं चाहता हूँ कि लेक्चर स्पाइना बाइफिडा हो गया, माइलोमेनिंगोसील हो गई, क्योंकि बाहर फॉरेन कंट्रीज के ऊपर तो इसको खत्म हो गया है उसको उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ स्टिल माइलोमेनिंगोसील, हाइड्रोसेफलस, ये सब कुछ आता है। डॉक्टर परवेश शाह, ये आपको जो ये प्लेटफॉर्म है डॉक्टर्स एकेडमी का, उनसे पूछनी पड़ेगी कि उन्हें रिकॉर्डेड सेशन किया है कि नहीं किया। क्वाडाइकिना सिंड्रोम इज वेरी गुड। क्वाडाइकिना के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ना, क्योंकि वो आपने रिकमेंडेशन है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना आपने उसको ऑपरेट करना होता है, और अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसको ऑपरेट कैसे कर पाएंगे। सो अगर आपने ऑपरेट नहीं किया और वो आपके पिक नहीं हुआ, तो वो फिर सारी लाइफ के लिए उसकी जो है ना वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और वो सारा कुछ डेवलप हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको अर्ली जो है ना वो आप उसको डायग्नोस करें और आइडेंटिफाई करें। सो मुझे इजाज़त दें फिर, ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस करना है किसी ने तो वो कर ले। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, ठीक है। आप सबको सेशन देते हुए भी, और आपका मोटिवेशन से भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आया हो, ठीक है। टेक केयर, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।